बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल था और इंतहाई अहमियत की प्रोसीडिंग्स थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां वजारत दिफा की दरख्वास्त थी इंतखाबात की तारीख के हवाले से। उसकी 3 रुकनी बेंच ने समात की और 3 रुकनी बेंच की समात के अगर हम इब्तदाई लम्हात को देखते तो रिमार्क से ऐसा लग रहा था कि बेंच अपने गुज़िश्ता जो उनका फैसला था 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस प्रोसीडिंग्स के दौरान हुकूमत को यह भी बताया गया कि जो कुछ हुकूमत कर रही है उसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, और अटारनी जनरल को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यह पैगाम हुकूमत को दें। लेकिन इसी दौरान अटारनी जनरल ने अदालत को बताया कि एक बार फिर सियासी जमातों और सियासी फरीकैन के बीच बातचीत की इब्तदा हो रही है, और इसी सिलसिले में कुछ कोशिशें कल भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं। आज भी बिलावल साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। तो उसके बाद हमें यह नज़र आया कि बेंच ने अटारनी जनरल को यह बताया और सूरत हाल पर जो भी ब्रीफली और वहां पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से भी बात की, और जो एंड ऑफ द डे रिजल्ट था, एक बार फिर अदालत ने सियासतदानों को मौका दिया कि वो अगर बैठते हैं और एक तारीख पर बात करते हैं तो फिर अदालत गौर कर सकती है। और इस सारे मामले पर अब मामला अदालत ने दोबारा सियासतदानों की तरफ भेज दिया है। तो हम गुफ्तगू करेंगे सियासतदानों से कि वो अदालत की इस प्रोसीडिंग्स को कैसे देखते हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन डेवलपमेंट्स में एक बार फिर अदालत ने बॉल को सियासतदानों की तरफ फेंका है, पॉलिटिकल फरीकों की तरफ फेंका है। देखते हैं कि पॉलिटिकल फरीक इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी साहब। फवाद भाई, आज की सूरत हाल एक बार फिर अदालत ने आप सब सियासतदानों को एक मौका दिया है बैठने का, तो कोई उम्मीद है बैठने की और कोई एक तारीख के तयन करने की ताकि इस बहरान से निकल सकें? मुझे तो उम्मीद कम है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत काफी गैर संजीदा है और अभी तक उनकी तरफ से कोई संजीदगी का इजहार हुआ नहीं है। आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी है। अब उनकी स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं वो कितनी सीरियस है। हम तो ज़ाहिर चाहते हैं पहले दिन से ही कि इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत हो, लेकिन जहाँ पे जो हालात हैं वो ऐसे कर दिए गए हैं कि आप देखें कि अभी सिराजुल हक साहब जो है वो वापस नहीं पहुँचते, तो हमें पता चलता है कि जी वो उनका जो है वो अली जैदी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, अली अमीन गंडापुर साहब को किस तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, छोटे छोटे बच्चों को 10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठा के उन्हें बरहना किया गया, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस तरह की हरकतें जब तक जारी रहेंगी उस वक्त तक बातचीत का माहौल मुयस्सर नहीं होगा। तो बातचीत होना तो जाहिर है अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि हुकूमत संजीदा नहीं। सही। आपके ख्याल में ऐसे क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं जो हुकूमत ले और आपको लगे कि हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात में? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि भैया तो जाहिर है कि एक तो यही है कि वो अपनी को संजीदगी का इजहार करे। अभी तक तो उनकी तरफ से बिलावल और बात करता है, जरदारी साहब और बात करते हैं, मौलाना और बात कर रहे हैं, और है भी वो उनकी मजबूरी भी है, वो चूचों का मुरब्बा है। उन्हें समझ नहीं है कि उन्होंने आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो इसलिए हर पार्टी का एक अपना व्यू है और उसके मुताबिक वो आगे जाते हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो इस वक्त मसाइल और मामलात हैं उसमें उनको एक तो व्यू अपना पहले ले लें। बाकी ठीक है, ये हमें ये अपने मुकदमे वगैरह इशू नहीं है, वो हम अदालतों में डील कर लेंगे। लेकिन ये जो बच्चों को और जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो नामुनासिब है। 3200 के करीब हमारा कारकुन इस वक्त जो है मुख्तलिफ जाली मुकदमों में उसको जेलों में रखा हुआ है, बड़े लोग हैं, उन लोगों को तो फौरी तौर पर रिहा करें। सही। अच्छा फवाद भाई, जो सबसे अहम चीज़ अगर हम देखते हैं, कल हमारे सामने जो एक डेवलपमेंट आई कि पीडीएम की जमातों ने जब बैठ के अपना इजलास किया, उस इजलास में कोई इत्तफाक राय नहीं था। आपको लगता है कि ये इत्तफाक राय ना होने की वजह जाहिरी है या वाकई कोई इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा? नहीं, वो जैसे मैंने आपको कहा कि चूंकि एक चूचों का मुरब्बा है, तो इसमें एक पार्टी भी कोई जो है, एक तो डरते हैं इलेक्शनों में जाने से, तो इनको खौफ है कि इलेक्शनों में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, उसकी वजह से भी इनके जो है वो मसाइल हैं। ठीक।
अच्छा, आज जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे उनको कैसे देखते हैं, और इस जो वजारत दिफा की दरखास्त है इसके नतीजे को क्या देखते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स बोथ? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने राइटली कहा है कि वो दरखास्त नहीं चल सकती और उसको उन्होंने कह दिया है कि ये लीगली मेंटेनेबल नहीं है। नाजरीन, ये थे फवाद चौधरी जिन्होंने अपनी जमात का नुक्ता निगाह आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से हमारे सामने रखा और हुकूमती इत्तेहाद की नीयत पर उन्हें क्या खदशात हैं वो बात हमें बताई। ज़रा बात करेंगे हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद अहम जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। कामरान साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में, और ये बताइएगा कि आज की प्रोसीडिंग के बाद एक बार फिर अदालत ने सियासतदानों को मौका दिया है कि वो मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बहरान से निकलें, तो क्या तैयार है हुकूमती इत्तेहाद इसके लिए? देखिए, इसमें किसी की तरफ से कोई इनकार ऐसा सच नहीं है, मासवा इस बात के कि रवैये बेहतर बनाए जाएं, लोगों को चोर डाकू न कहा जाए, लोगों के नाम न रखे जाएं और कोई पार्लिमानी जो है जमहूरी रवैया अपनाया जाए पार्टीज की तरफ से भी और उनके सरबराहों की तरफ से खुसूसन, और जो जुबान जो लोगों के दरमियान बैठ के ये इस्तेमाल करते हैं उसको उस पर माजरत की जाए। सही। अच्छा, जो कल इत्तेहादियों की मीटिंग हुई कामरान साहब, उसमें यह बात सामने आई कि JUI फे तैयार नजर नहीं आती मुज़ाकरात पे, तो कल आपने अपने इत्तेहादियों के सामने ये बातें रखी हैं जो आपने अभी बताई हैं? जी बिल्कुल, हमने इनको बताया कि ये रवैया जो है एक खास पार्टी का और उसके सरबराह साहब का वो बिल्कुल गैर पार्लिमानी है। वो जिस तरह से लोगों के हवाले से बात करता है, हालांकि वो रिसेंट पास में 4 साल हुकूमत में गुजार के गए, अगर उनको किसी के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई चोरी डकैतियों के बारे में, तो वो उन 4 सालों में उनके पास सफिशिएंट टाइम था। प्रोसिक्यूट करने के लिए भी उनके साथ सारे अदारे ताउन कर रहे, बल्कि मिले हुए थे। इसको अगर थोड़ा सा और ये कहा जाए तो भी जो है ना, वो किसी को चोर डाकू नहीं साबित कर पाए और ना उनको इस हवाले से किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचा पाए। तो फिर ये बात कहना छोड़ते हैं, और उसके बाद अगर कोई किसी को रिप्रेजेंट करता है तो उसका हक है कि उस हवाले से उसको वेट किया जाए, और अगर वेट नहीं देंगे तो फिर इसी तरह से क्या आप जो है ना एक वक्त जगह तक ज़मान पार्क तक महदूद होकर रह गए। ठीक है कामरान साहब, एक जो अहम चीज़ हमारे सामने आई, सुप्रीम कोर्ट में पिछली मरतबा सियासी जमातें पेश होना चाहती थीं, अदालत ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। आज अदालत ने तमाम सियासी जमातों को नोटिस करने की बात की है, तो क्या कल आप लोग तैयार हैं पेश होने के लिए अदालत में, या इस पर भी कोई मशावरत हुकूमती इत्तेहाद मजीद करेगा? देखिए, कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है। कोर्ट की तरफ से नोटिस जाना जो है वो सफिशिएंट होता है। उसके बाद अगर कोई पेश होता है तो उसकी मर्जी है, कोई पेश नहीं होता तो उसकी मर्जी है। अगर कोई पेश ना हो, अगर ऑप्ट करे पेश ना होना, तो अगेंस्ट जो है ना एक्स पार्टी डिसीजन हो सकता है। मगर स्टिल जो है ना यहाँ पे पार्टी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी, पार्टी क्या कहती हैं, उनकी क़यादत क्या कहती है। जाहिर है वकला या उनकी जो लोग भी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे आके अगर कोई, तो वो अंडर इंस्ट्रक्शंस होगा, वो जमात के इदारे या जमात की क़यादत जो है उस हवाले से उनको जो है जो हदायत देंगी उस हदायत के मुताबिक उनको चलना होगा। ठीक है कामरान साहब, यहाँ आपको रोकूंगा। यावर अब्बास बुखारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ है। यावर अब्बास बुखारी उन लोगों में जो हमेशा अफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत को और मसाइल को हल करने की बात करते हैं। यावर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक जो आज खुशाइंद बात मुझे लगी, उन्होंने कहा बातचीत से इनकार नहीं हो सकता, लेकिन जो सख्त रवैये रहे हैं क़यादत के हवाले से, आपकी क़यादत का हवाला अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो हवाला दिया, तो क्या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग भी शो करेंगे? जो माजी में तलखियां रही हैं उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे ताकि इस मसले का हल निकल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। आई थिंक अगर अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल करना है, मुझे और कामरान भाई को बिठा दें, आई थिंक हम लोग 10 मिनट में मसला हल करके उठ जाएंगे। हम दोनों वो भाई हैं कि हमारी सोच मिलती है। कई दफ़ा थोड़ी सी तल्ख बातें भी होती हैं, लेकिन बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। बहुत सारी बातें जो हम लोग सियासी तौर पे करते हैं और हम अगले को अपनी तरफ से ये दिखाते हैं कि इन लोगों ने मुल्क के साथ ज्यादती की, हमें वो बातें टेबल के ऊपर नहीं करनी पड़ेंगी। हम लोगों को उसके लिए असूल तय कर सकते हैं कि जिससे इस मुल्क को लूटा या चोरी की, तो उसके लिए ये असूल होने चाहिए। इदारों को मजबूत करें, इदारों के टेन्योर को हम इंश्योर करें। लेकिन अगर हमने बात आगे लेके चलनी है तो बहुत सारी बातों से हमें भी गुरेज करना पड़ेगा, और खुसूसन इन लोगों को
गुरेज करना पड़ेगा पीडीएम को। जहां तक बात है, अगर आपको फैसला चाहिए 10-15 मिनट में, तो मुझे और कामरान मुर्तजा भाई को बिठा दें, इंशाल्लाह आपको फैसला अच्छा ही मिलेगा। सर, आप दोनों की क़यादत, काश ये इख्तियार मुझे या आप दोनों को दे दे तो मसला हल हो जाए। यावर अब्बास बुखारी साहब, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली अगर आप मुझे ये बताएं कि 14 मई के मामले पर अगर नहीं हो पा रहा इत्तफाक राय, तो इलेक्शन डेट पर पीटीआई कितनी कोई फ्लेक्सिबल हो सकती है? देखिए, हम लोगों ने जब मुज़ाकरात के लिए बात की थी तो हम लोग ओपन थे, लेकिन अक्टूबर तो हम कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर अक्टूबर की जो भी ये वजह देंगे उसके अंदर इनकी एक तो बदनीयती, हालात को अपने मुताबिक घुमाना, ये सारी चीजें शामिल हैं। हम लोग आइन के मुताबिक इनसे बहस करने के लिए तैयार हैं इलेक्शन में। ये लोग अगर साफ नीयत है उस लिहाज से, तो नेशनल असेंबली को, सिंध असेंबली को, बलूचिस्तान असेंबली को डिसॉल्व करें। इलेक्शन के ऊपर बात हो सकती है कि फौरन करना है कि अगले महीने के अंदर अंदर करना है, तो उसके अंदर 15-20 दिन, महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले अपनी नीयत का इजहार अपने अमल से दिखाएं। ठीक है, चलें फिर कामरान मुर्तज़ा साहब को इस पे ऐड करने दें। कामरान साहब, यावर अब्बास साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा नीयतों का मामला भी है और थोड़ा सा आगे हुकूमत को भी बढ़ना पड़ेगा, तो एक आध महीने आगे पीछे चलें, अक्टूबर ना सही सितंबर, अगस्त में, जुलाई में कहीं पे एडजस्ट कर लें। बात यह है कि कंडीशंस पहले से नहीं रखी जाती। जब कल भी जब सारी जमातें बैठी थी प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, तो वहाँ पे भी यही तय हुआ था कि जी बातचीत से इनकार नहीं है, मगर पहले से कंडीशंस जो है इम्पोज न करें। जब आप बैठते हैं, बात करते हैं, तो फिर कोई जो है ना मामले का हल निकलता है। और ये जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, इंडिया 1 अरब से ज्यादा आबादी हो गई, कितने डिफरेंसेस हैं, उनको कायम किसने रखा हुआ है? अगर अल्लाह के बाद किसी चीज ने कायम रखा है तो उसको जमहूरियत ने रखा हुआ। तो ये जमहूरियत जो है उसकी शाखा जो है ना बड़े मजबूत होते हैं। और फेयर और फ्री इलेक्शन, असल मसला ये नहीं है कि महीना पहले इलेक्शन या महीना बाद की इलेक्शन। असल मसला जो इस मुल्क का है वो फेयर और फ्री इलेक्शन है। यकीनन इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, फेयर और फ्री। उससे 10-20 दिन आगे पीछे से कोई क़यामत नहीं आनी है। बैठ के इसको तय करिए और उसका ऐसा मैकेनिज्म हो कि सबका उसके ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस हो, और उसके बाद कोई बात ना हो जिसके पास हुकूमत आए वो अपने 5 साल पूरे। यावर भाई, एग्री करते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं कामरान भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कामरान भाई से एग्री करता हूँ, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता हूँ। वजह ये क़यामत आएगी जब आप आइन कहीं पे एग्री नाफरमानी करेंगे। जब आप आइन की नाफरमानी करेंगे तो क़यामत आएगी। ये आपका एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। आपने अभी तक तो उसकी नाफरमानी हर हालत में की, अपनी नीयत से की कि पहले कैबिनेट के पास ले गए, फिर नेशनल असेंबली को आपने सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में खड़ा कर दिया। तो इदारों का तसादुम कौन करवा रहा है? ये पीडीएम की हुकूमत करवा रही है। आप आइन को मनोअन माने, सही। आप ये बोलें कि हम लोग इलेक्शन इकट्ठे करवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर महीना आगे पीछे नहीं, हम लोग महीना पीछे जाने के लिए तैयार हैं। हम मई के बजाय जून में करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहैसियत हुकूमत पहला कदम लेना पड़ेगा। आपको अपनी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये खुलूस नीयत से कर रहे हैं, अगर वहां पे बिठा के सिर्फ डिले करना मकसद है, तो फिर तो आप जैसे बोले, बादशाह तो फिलहाल आप हैं, आप अंडा दें, बच्चा दें, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाएं, आइन की धज्जियां उड़ाएं, वो आप कर सकते हैं, वो आप कर भी रहे हैं, तो करते रहे आप लोग। चलें फिर एक मिनट कामरान साहब को दोबारा से ऐड करता हूं। कामरान साहब, जो बात यावर अब्बास बुखारी साहब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक की गुफ्तगू में आप दोनों एक दूसरे से गो के इत्तफाक राय करते हुए नजर आते हैं कुछ मामलात पर, लेकिन अगर आप दोनों नहीं बैठे, कोर्ट ने कोई हुक्म दिया, उसके असरात सिर्फ इस हुकूमत या अब इलेक्शन नहीं, बहुत से लोगों का ख्याल है जमहूरियत तक उसके असरात जा सकते हैं। बिल्कुल, जमहूरियत को आप खतरे में यकीनन समझिए। अगर जो नहीं समझता वो गलत तरफ जा रहा है, और वो आपको जो है मुख्तलिफ तरफ से ये आप इनको मैसेजेस समझिए, भले ये खामोश पैगाम है, इसको समझ लीजिए। और जहाँ तक प्लेन लैंग्वेज की बात है, वो प्लेन लैंग्वेज निकल गया हुआ है, उससे आगे इवन सुप्रीम कोर्ट भी आगे निकल गया।
तो असल चीज जो है वो उसको समझ लीजिए। अगर हम नहीं समझेंगे तो खुदा न खास्ता देर ना हो जाए। बेहतर है कि हम इस पे बैठ जाएं और बैठने के लिए माहौल बनाएं और उसके बाद फेयर और फ्री इलेक्शन की बात पे किसी ना किसी कम से कम जो है ना वो उसमें शराइत के साथ राजी हो जाए। मैं एक बात बैठने के लिए कामरान साहब और यावर साहब, आप दोनों के ख्याल में आप दोनों की जमातों को फौरी तौर पे अपनी 2-2 या 3-3 रुकनी कमेटीज अनाउंस नहीं कर देनी चाहिए तमाम सियासी जमातों को, कि पहले कमेटीज बैठ के निटिग्रिटीज तय कर ले, फिर उसके बाद क़यादत बैठ के बात करे? मुझसे सवाल करें कामरान भाई से? यावर भाई या कामरान भाई, जो भी पहले इसको रिस्पॉन्ड करना चाहे। कामरान भाई जवाब दे दें, फिर मैं दे दूं। बुखारी साहब सैयद है, उनका हक पहले। कामरान साहब, आपको आवाज आ रही? मैंने कहा सैयदों का हक पहले हम मानते हैं। कामरान भाई, सैयद पुष्ट पीछे भी अच्छे है, आगे भी अच्छे है, आप अभी जैसे चाहें। चले 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 सैयद बिस्मिल्लाह कर लें। अच्छा, नहीं, बात आइडिया बहुत अच्छा है। देखिए, ये थ्योरी में ज़बानी आइडिया बहुत अच्छा है, इसके अंदर डिले का आंसर ना हो। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये शर्त है, हम कह रहे हैं नीयत। वो कहते हैं ना कि प्रूफ ऑफ लाइफ, अपनी नीयत जो है उसका प्रूफ दो। जो तुम प्रोजेक्ट कह रहे हो उस प्रोजेक्ट का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमें दो कि आपकी नीयत है इलेक्शन करवाना। मतलब हम लोग जो पीटीआई में बैठे हुए हैं, हम ये कहते हैं और हमारी सोच ये है कि पीडीएम इस वक्त मार्शल लॉ कबूल कर लेगी, इलेक्शन कबूल नहीं करेगी। ये लोग जमहूरियत को कूड़े की ये बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो जाएगा यावर साहब? सुन ले, कूड़े की टोकरी में ये जमहूरियत को फेंकने के लिए तैयार है। इमरान खान ना आए, क्योंकि बकौल साद रफीक के, बकौल सनाउल्लाह के ये शख्स आया तो इसने सिस्टम में तब्दीली लानी और हम लोगों का बेड़ा गर्क होना है। ये खौफ इनको इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाने दे रहे, ये खौफ इनको डरा रहे कि हमारे साथ होना क्या है। हमने भाइयों आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहे। मैं राना सनाउल्लाह को और इसको साद रफीक को कहता हूँ, जिसने आइन की पासदारी की है, बिस्मिल्लाह, जिसने आइन तोड़ा है उसे तजावुज किया है। चले, आपको यावर भाई नीयत पे शक, यावर भाई आपको नीयत पे शक लग रहा है, कमेटी का नाम आप भी देने को तैयार नहीं हुए। कामरान साहब, यावर भाई कह रहे हैं उन्हें नीयतों पे शक है, जब तक नीयत तो उन्हें नजर नहीं आती वो एतबार नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब को आज अपनी कमेटीज अनाउंस कर देनी चाहिए ताकि बात आगे बढ़े, अदालत ने जो कहा है उसके ऊपर उसकी अमल दरामद भी नजर आए? देखिए, सियासी तौर पे जमहूरियत जो है वो सियासी जमातों के ईमान का हिस्सा आप समझ लीजिए। ये और ये अगर कहना कि जी कोई मार्शल कबूल कर लेगा मगर वो इस डर से कि जी कोई दूसरी जमात ना आ जाए वो इलेक्शन कबूल नहीं करेगा, मेरा ख्याल है इससे बड़ी गाली नहीं हुआ करे। और ये भी कोई खुशफहमी की बात है कि जी शायद कोई अगर वज़ में खुद अगर कोई बैठ के कहे कि जी हमारी जमात तो अक्सरियत में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और बस ये इलेक्शन का ये रिजल्ट ये अगर ये पहले से ये ज़हन बना के बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद जब नताइज आएंगे उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है ना वो झगड़ा डाल दें कि नहीं जी ये तो नताइज जो है ना फलाने ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये वही बात होगी 35 में फंक्शनों से शुरू हुई थी और बाद में सियासी बयान तक आ गई थी। ये अमेरिका से शुरू हुई थी और अमेरिका भी ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से न करिए, इस तरह से सबताज हो जाएगा सारा कुछ। बैठिए, मगर बैठने के लिए माहौल पहले भाई दरअसल में इतना भयानक कामरान मुर्तज़ा साहब, यावर अब्बास बुखारी साहब, दोनों का अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, यावर अब्बास बुखारी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब को हमने कोशिश की कि दोनों अपनी कमेटी आज ही अनाउंस करें, लेकिन लगता है कि अभी तक जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों तरफ से इब्तदा नहीं हुई। जब तक उसकी इब्तदा नहीं होती मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उस पर हमने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात की, इस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बात करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम दिन आज हम समझते हैं कि मुल्क की तारीख का है जब सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज ने, बल्कि हम कहें कि सीनियर तरीन जज ने, एक अवामी फोरम पर न सिर्फ बैठकर आइन के हवाले से गुफ्तगू की बल्कि सख्त सवालात के जवाबात भी दिए। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ होंगे, कानूनी माहिर भी हैं, आइनी उमूर को भी समझते हैं। दोनों मामलात पर सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग और काजी फाइज ईसा साहब की जो आज की तकरीर है उस पर उनसे बात करेंगे। पाशा साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम। पाशा साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत है और जो मामला था वजारत दिफा की जो दरख्वास्त थी उस पर जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस के सामने आए हैं और जो बेंच के अराकीन के आए हैं, बैसियत आइनी व कानूनी माहिर आप क्या देखते हैं इन रिमार्क्स को? देखें, रिमार्क्स जो समाअत के दौरान, किसी भी केस की समाअत के दौरान जब बेंच के मुख्तलिफ जज साहबान की तरफ से आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फ़ैसला होने जा रहा है या ये फ़ैसला या ये क्वेश्चन एक स्पेशल एंगल से किया जा रहा है और शायद फ़ैसला इस तरह आए, क्योंकि कोर्ट्स ने तयन करना होता है, मामले की डेप्थ में जाना होता है, अपनी तसल्ली करनी होती है, इसलिए वो क्वेरीज करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस मिले। तो जहाँ तक इस मौजूदा हालात का तल्लक है उसमें भी आप देखें कि फ़र्स्ट गो में ऑनरेबल कोर्ट ने वजारत दफ़ा की रिपोर्ट पे जो है वो एतमाद का इजहार नहीं किया, उसको सफिशेंट नहीं समझा। लेकिन दूसरी तरफ जो रिमार्क्स आए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के, उन्होंने ये फरमाया कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि फ़ौज ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है। तो ब्रीफिंग की हद तक अप्रिशिएट किया जा रहा है और रिपोर्ट की हद तक कहा जा रहा है कि उससे इत्तफाक नहीं करते। तो देखें, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड आप देखेंगे तो अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो ऑनरेबल बेंच के जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वो शायद अपने फ़ैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन दी हैं इस हवाले से वो कहते हैं जी कि 2008 में भी ये थी, 2013 में 18 में दहशतगर्दी के वाक़यात इसी तरह थे, लेकिन इलेक्शंस जो है वो टाइमली हुए। सही। अच्छा हसन रजा पाशा साहब, आपने ये बात की और लाजमी सी बात है मुकदमा अभी तक ज़ेर समाअत है, उस पर मजीद हम क्या रायज़नी कर सकते हैं। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उन पर हमने बात की। एक जो आज अहम दिन अगर मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में ये, इससे पहले मैंने अभी तक अपनी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री में नहीं देखा कि सिटिंग जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो एक तकरीब में थे, तकरीब कौमी वहदतों के हवाले से एक यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पर उन्होंने आइन पर बात की, कौमी वहदतों के मसाइल पर बात की, यहाँ तक कि उन्होंने 70s का जो मामला था जिसमें हम हमेशा कभी सियासतदान या कभी मुक्तदरा को जिम्मेदार ठहराते थे, आज उन्होंने जस्टिस मुनीर का नाम लेके कहा कि बीज उन्होंने बोया था। और जो दीगर गुफ्तगू उन्होंने की, 184(3) का मामला उन्होंने उठाया, अदालतों के अंदर जो सूरत हाल है उस पर उन्होंने बात की। और उन्होंने एक और बात कही कि जजेस को भी अवामी फोरम्स पर जो है बात करनी चाहिए, ख़ासकर स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए, सेमिनार से बात करनी चाहिए। आप बहसियत आइनी व कानूनी माहिर इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? देखें, जिस तरह रेडिकल चेंजेस हर शोबे ज़िंदगी में आ रही हैं, इसी तरह की रेडिकल चेंजेस जो हैं वो अदलिया में भी आ रही हैं। काजी फाइज साहब को अगर आप इनकी जो लिविंग स्टाइल है इसको देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये वाहिद जज हैं जो प्रोटोकॉल के बग़ैर अपने घर से पैदल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आते हैं। और देखें, ये फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। सितंबर में अगर हालात इसी तरह रहते हैं और मामलात ठीक वो स्मूथली चलते हैं तो इन्होंने सीनियरिटी प्रिंसिपल की बेस पे ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। तो इतने अहम पोस्ट पे होते हुए भी वो अपने आप को उन्होंने कभी एक ऐसी मखलूक नहीं समझा कि जो मावराई मखलूक की तारीफ में आती हो। उन्होंने अपने आप को एक आम इंसान समझा। आप देखें, 2 जगहों पे उन पे एतराज़ किया गया। एक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एक उनका गोल्डन जुबली आइन की तकरीबात जो कौमी असम्बली में हुई
उस पे जाने पे एतराज़ हुआ, और दूसरा शायद आज ये एतराज़ किया जाए बाज़ हल्कों की तरफ से कि उनको यहाँ नहीं जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है आप देखें उन्होंने अब कुछ रिस्ट्रेन किया, किसी केस पेंडिंग केस के हवाले से कोई बात की गई तो उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं दिए, या कोई पॉलिटिकल हवाले से कुछ फैसले, कुछ बातों पे उन्होंने नो कमेंट्स कहा। हाँ, कुछ आप देखें पॉलिटिकल हवाले से उनसे पूछा गया, उस पर भी उन्होंने कमेंट्स नहीं किए। लेकिन एकेडमिकली अगर देखा जाए तो जो बच्चे सामने बैठे हुए थे उनके लिए बहुत एक अहम उनकी शायद स्टूडेंट लाइफ में ऐसा पहला मौका। पाशा साहब आपका स्टूडेंट लाइफ में पहला मौका शायद साहब, वाकई मेरा भी ये पहला मौका था। हाँ जी 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 बिल्कुल, मेरे लिए भी ये पहला मौका था, और एक बहुत ही जैसे कहते हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो हौसला अफजा भी है। अब इस पे लाजमी सी बात है सवालात उठेंगे, सवालात माजी में भी उठे हैं, सवालात आगे भी उठ सकते हैं। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो गुफ्तगू की उसका जो अगर हम कहते हैं क्रक्स है वो हम आपको सुनवाना चाहेंगे। 1971 के हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिसंबर 1971 में अचानक टूटा नहीं, इसके बीज बोए गए थे। इसके बीज बोए कहाँ बोए गए? इसके बीज बोए गए, ये मेरी राय है, फेडरल कोर्ट में। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। वो जहरीला बीज जो बोया वो परवान चढ़ा और उसने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। दिसंबर 1971 में 184(3) शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट जी, उसमें ये नहीं लिखा है सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस, सिर्फ चीफ जस्टिस ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। मेरा उनसे सवाल तो मैं नहीं करूंगा, मगर मैं एक चीज़, आइन ये नहीं कहता है। अगर आइन कहता है तो मुझे शिक बता दीजिए। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, ना सिर्फ चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का मतलब 184(3) में ये है तमाम जजेस और चीफ जस्टिस मुश्तरका तौर पे। हसन रजा पाशा साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसमें अगर खासकर 71 का मामला, 184(3) का मामला और जजेस का जो अपीयरेंस और क्वेश्चन एंड आंसर्स का मामला, आपके ख्याल में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं कि आइंदा जो जजेस हों वो इस तरह के आइनी मामलात पर और अहम कानूनी मामलात पर बैठें और बात करें और सवालात का जवाब दें, अनटिल और अनलेस कोई ऐसा केस जो उनसे रिलेटेड हो या उनके पास जेर समाअत हो उस पर जज नो कमेंट्स कह सकता है, जैसा आज उन्होंने कई मौकों पर कहा। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात उन्होंने नहीं की। स्टूडेंट्स के कुछ बुनियादी क्वेश्चंस थे जो कि उनसे किए गए और उन्होंने उनका जवाब दिया। एक क्वेश्चन ये था कि 184(3) का क्या सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ले सकते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कहीं नहीं लिखा कि सीनियर प्यूनी जज या चीफ जस्टिस 184(3) के इख्तियार को इन्वोक कर सकता है, बल्कि उसमें वर्ड लिखा है सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही ये कहा कि अगर कोई ये कहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई ले सकता है तो फिर तो ये बात ऐसी है एकेडमिकली कि जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का ना हो, यूनिवर्सिटी के बच्चों को होना चाहिए, आम शहरी को भी होना चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने चंद बातों पे रिस्ट्रेंट ज़ाहिर किया और ऐसी, और ये इन चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने पेंडिंग केसेस के मतलब उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उनकी ज़ात के हवाले से थे, जो कि किसी केसेस पे असरअंदाज होने वाली बात थी, तो वो या पॉलिटिकल नेचर के थे, तो वो खामोश रहे, उसने नो कमेंट्स कह दिए। तो ये ट्रेंड ज़रूरी नहीं है कि सब के लिए। नाज़रीन, हसन रजा पाशा साहब ने बहुत अहम बात कही है, और वो बात यह है कि एक जज ने जो आइनी और कानूनी मामलात पर थे उन पर अपनी राय दी, लेकिन कुछ ऐसे भी मामलात थे, कुछ ऐसे भी सवालात थे जो सियासत से मुंसलिक थे, जो उनके पास ज़ेर समात मुकदमात से मुंसलिक थे, तो उन्होंने उन पर न सिर्फ नो कमेंट्स का बल्कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल से अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 73 में बना, 2023 में आज पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी एक जज ने इतनी खुलकर आवाम के सामने सादा जुबान में बात की है। और हम जितना कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी आम आवाम के लिए इस तरीके से नरेट करेंगे तो मेरा ख्याल है लोगों को अपने हुकूक का अंदाज़ा होगा। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं अगली स्टोरी के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम के तकरीबन करीब जा रहा है। आखिरी 2 से 3 रोज़ या 3 से 4 रोज़ होंगे, लेकिन हर साल हमें आखिरी दिनों में एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, वो होता है रमज़ान के चांद देखने का, ईद के चांद देखने का। माजरत में रमज़ान कह गया, रमज़ान का तो इब्तिदा में चांद देखते हैं। ईद के चांद देखने के मामले पर एक कोशिश कुछ अरसा कबल पार्लिमान ने की थी, एक ऐसा बिल लाने की कोशिश की थी जिससे इस मसले को हमेशा के लिए एक बार हल किया जाए। वो बिल अभी तक कहीं पार्लियामेंट की राहदारियों में। जावेद नूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से, जावेद से बात करते हैं। जावेद, ये बिल कहाँ गया और चांद की तलाश अब भी क्या पुराने तरीके के साथ होगी? जी, जब भी माह रमज़ान या ईद का मौका आता है तो चांद के हवाले से एक तनाज़ा जो है वो सामने आता है, और इस मसले को हल करने के लिए पहले जो साबिक़ तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने एक कमेटी बनाई थी ताकि 10 साल के लिए इस मसले को हल किया जाए, और फिर बाकायदा कानून साजी का फ़ैसला हुआ। और इस हवाले से पाकिस्तान रुयत हिलाल कमेटी बिल गुज़िश्ता बरस जनवरी को जो है ये पार्लियामेंट में पेश किया गया था, और इसमें मुख्तलिफ़ तजवीज़ जो है वो सामने रखी गई थी। लेकिन ये बिल जो है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था तो इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी, और जब मौजूदा हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आई, इत्तेहादी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, तो ये सारा मामला जो है सर्दखाने में चला गया। इस वक्त ये पार्लियामेंट में बिल मौजूद है लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अगर इसके अहम नुकात पे हम बात करें तो इस बिल में ये तय हुआ था कि सूबाई और मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएंगी, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा शामिल होंगे। इसके अलावा इस तनाज़े को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए ये भी तजवीज़ दी गई थी कि वज़ारत मज़हबी उमूर जो है उसके तहत ये कमेटी कायम की जाएगी, और अगर कोई झूठी गवाही देगा तो ये काबिल सज़ा जुर्म होगा, और इस पर 3 बरस कैद होगी और 50,000 रुपये जुर्माना होगा, या दोनों सज़ाएँ दी जा सकेंगी। जबकि चांद नज़र आने का ऐलान जो है सिर्फ रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन या उनका कोई मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही कर सकेगा, और अगर कोई और निजी रुयत हिलाल कमेटी बनाएगा तो ये भी काबिल सज़ा जुर्म होगा, और इस पर जो सज़ा दी जाएगी वो 5 लाख रुपये जुर्माना, और सज़ाएँ जो है वो भी उसका भी ऐलान किया गया था कि निजी तौर पर कोई रुयत हिलाल कमेटी नहीं बनाई जा सकेगी। जबकि जब तक सरकारी तौर पर इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता उससे पहले अगर कोई टीवी चैनल जो है ये खबर नशर करेगा चांद नजर आने से मुतालिक तो उसका लाइसेंस मनसूख भी किया जा सकेगा और 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। लेकिन चूंकि हुकूमत तब्दील हुई तो इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और आज फिर हम उसी दोराहे पर खड़े हैं जब चांद नजर आएगा या नहीं आएगा और कहीं कोई निजी रोते हिलाल कमेटी जो है उसका ऐलान तो नहीं कर देगी। थैंक यू जावेद, आपने हमें अपडेट किया इस स्टोरी के मुतालिक। नाज़रीन, ये तो स्टोरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बिल मुतारिफ करवाया और बिल एक ऐसे मामले पर था जहां पर हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से ये एक तनाज़ा ही बना चला आता है, चाहे वो रमज़ान का चांद हो या ईद का चांद हो। तो एक अच्छा बिल चाहे साबका हुकूमत ने भी इंट्रोड्यूस करवाया था, अगर उसे मज़ीद बेहतर करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए जहां वो दीगर अपने मुकदमात पर तेज़ी से कानून साजी कर रही है तो इस पर भी कानून साजी करे। और आज ओवरऑल जो आज का दिन रहा उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की तकरीर में एक बहुत अहम पैगाम सियासतदानों के लिए था और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद भी वही पैगाम एक तरीके से आया है कि अगर तारीख से सबक नहीं सीखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।